साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, कंप्लीट टॉपिक करने वाले हैं अलंकार। और ये मात्र 20 मिनट का वीडियो होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और 20 मिनट के वीडियो में आप सभी को बता दें, मात्र 20 मिनट में आपका अलंकार ऐसा हो जाएगा जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। 20 मिनट में ये समाप्त हो जाएगा टॉपिक, और 20 मिनट में आपको टोटल इसकी ट्रिक सब कुछ आपको समझा दिया जाएगा। तो अलंकार, अगर आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, आपके एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है, चाहे किसी भी कम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हिंदी आती है तो हिंदी के क्वेश्चन इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, समय नहीं गवाएंगे। और आप सभी को बता दें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अलंकार होता क्या है, आखिरकार क्या है अलंकार? अलंकार क्या है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। क्या होता है? आभूषण या गहना अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। जिस प्रकार स्त्री के सौंदर्य वृद्धि में आभूषण सहायक होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार सहायक होते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है, अलंकार किसके लिए सहायक होते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार सहायक होते हैं। अब बात की जाती है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार का मतलब आभूषण या गहना होता है, और ये काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अलंकार मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, मुख्यतः दो भागों में, लेकिन हम इनको तीन भागों में मान लेते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, और तीसरा हम मान लेते हैं वो है उभया अलंकार। तो शब्दालंकार क्या होता है? पहला शब्दालंकार, शब्द पर आश्रित अलंकार। क्या बोलेंगे हम इसको? ट्रिक समझ लीजिए, ये आपको काम आएगी। शब्द पर आश्रित अलंकार, शब्द अलंकार का संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द प्लस अलंकार, शब्द पर आश्रित अलंकार। तो आपका अनुप्रास अलंकार हुआ, यमक अलंकार हुआ, श्लेष अलंकार हुआ, ये सभी के सभी अलंकार हुए, वो किस पर आश्रित हैं? शब्द पर आश्रित अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये आपके सभी के सभी किस श्रेणी में आएंगे? शब्द अलंकार की श्रेणी में आएंगे। किस अलंकार की श्रेणी में आएंगे साथियों? शब्द अलंकार की श्रेणी में आएंगे। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष। नेक्स्ट है दोस्तों अर्थालंकार। क्या है? अर्थालंकार, अर्थ पर आश्रित अलंकार। क्या है? अर्थ पर आश्रित अलंकार। अब आपका हुआ उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या अतिशयोक्ति, ये सभी अलंकार किसकी श्रेणी में आते हैं? अर्थालंकार। यानी कि अर्थ पर आधारित, अर्थ पर आश्रित जो अलंकार होते हैं उनको हम अर्थालंकार कहते हैं। और शब्द अलंकार किसको कहते हैं? जो शब्द पर आश्रित होते हैं, शब्द पर आधारित होते हैं, उनको शब्दालंकार कहा जाता है। शब्दालंकार अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थालंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार आपके अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। उभय अलंकार की बात करें साथियों, तो शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित जो अलंकार होते हैं उनको क्या कहते हैं? उभया अलंकार कहा जाता है। तो उभय अलंकार का जो शब्द पर भी आश्रित होगा, अर्थ पर भी आश्रित होगा, अर्थात दोनों पर आश्रित होगा, क्या कहलाएंगे? आश्रित क्या कहलाएंगे? उभया अलंकार कहलाएंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे शब्दालंकार की। तो शब्दालंकार का पहला पार्ट क्या था? अनुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार की क्या विशेषता होती है? तो देखिए, आप डेफिनेशन को अगर एक बार ढंग से समझ गए तो आप हर एक एग्जाम्पल को लगा दोगे। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों से मिलकर बना होता है। अनुप्रास की बात करें तो ये अनु और प्रास से मिलकर बना होता है। अनु शब्द का अर्थ होता है बार बार, तथा प्रास शब्द का अर्थ है वर्ण, यानी कि वर्णों की बार बार पुनरावृत्ति हो, वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति हो, शब्दों की आवृत्ति हो, तो वर्णों की आवृत्ति हो, शब्दों की आवृत्ति हो, या वाक्यों की भी आवृत्ति होती है, वहाँ पर साथियों क्या होता है? आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपसे पूछा जाएगा अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? तो अनुप्रास अलंकार जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो, शब्दों की आवृत्ति हो, वाक्यों की आवृत्ति हो, बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए, उदाहरण के लिए देखिए, तरनी, तटजा, तट तमाल और तरवर बहुछाए, उदाहरण है। देखिए, त त त ये सब आए। तरनी, तटजा,
तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, अर्थात यहाँ पर त शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा साथियों। क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तरनी तटजा तत्तमाल, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो च शब्द की अप्रति होती है, तो वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होगा? ऐसे में अनुप्रास अलंकार होगा। तो वर्ण की आवृत्ति, शब्द की आवृत्ति या वाक्य की आवृत्ति होगी, तो वहाँ क्या होगा? कौन सा अलंकार होगा साथियों? अनुप्रास अलंकार होता है। अब प्रश्न पूछता है, अब बताइए भाई अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? तो अनुप्रास अलंकार के मुख्यतः 5 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? तो पहला भेद है छे का अनुप्रास। क्या है? पहला भेद आपका माना जाता है छे का अनुप्रास, दूसरा वृत्तानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास, चौथा अंत्यानुप्रास और पांचवा जो माना जाता है उसे बोलते हैं श्रुत्यानुप्रास। अब देखिए 5 अलंकार के भेद हो गए, किसके? अनुप्रास अलंकार के। तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हुए साथियों? 5 भेद हुए। पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्तानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास, चौथा अंत्यानुप्रास और पांचवा श्रुत्यानुप्रास। अब एक एक करके पांचों को समझ लेते हैं। छह का अनुप्रास क्या होता है? किसी पंक्ति में एक से अधिक अक्षरों का बार बार आना, अर्थात वर्णों का बार बार आना, वर्णों की पुनरावृत्ति होगी, तो आपका क्या होगा? छह का अनुप्रास होगा। लेकिन कंडीशन क्या है? किसी पंक्ति में एक से अधिक अक्षरों का बार बार आना क्या कहलाएगा? आपका क्या कहलाएगा? छह का अनुप्रास कहलाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए पहला उदाहरण है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा काले चोर ले गए। अब ऐसे समझिए, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, तो नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा काले चोर ले गए। तो एक ही सेंटेंस भी देखो क्या है, एक ही तरीके से आ रहा है। नानी, बाकी और क्या है? मोरनी, मोर, चोर, इस तरीके से रिपीटेशन हो रहा है। तो नानी, तो इसमें क्या है? पुनरावृत्ति हो रही है। आगे पढ़ेंगे तो क्या है? रिज रिज रहस्य रहस्य, हंसे हंसे उठे सांसें भरे, सांसें धरे आंसू भरे, कहत दई दई। तो देखिए दई दई आया, रिज रिज आया, शब्दों की पुनरावृत्ति, रहस्य रहस्य आया, हंसे हंसे आया। ठीक, तो ये क्या है? शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। और जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ पर क्या होता है साथी? छेकानुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? छेकानुप्रास अलंकार होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट है वृत्तानुप्रास। किसी पंक्ति में एक अक्षर का बार बार आना क्या कहलाएगा? वृत्तानुप्रास। भाई देखिए, 2 बार अगर किसी शब्द या वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ छः का अनुप्रास होता है। ऐसे समझ लीजिए, 2 बार आवृत्ति होगी तो छः का अनुप्रास। जैसे रिज रिज 2 बार हुआ, रहस्य रहस्य 2 बार हुआ, हंसे हंसे 2 बार हुआ, दई दई 2 बार हुआ, तो कौन सा होगा? छः का अनुप्रास। और 2 से अधिक बार अगर शब्दों की या वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा साथी? वृत्तानुप्रास होगा। क्या होगा? वृत्तानुप्रास। तो देखिए, चंदन सा वदन चंचल सी चितवन, सपने सुनहले मन भाई। दोबारा से पढ़ते हैं। चंदन सा वदन चंचल सी चितवन, सपने सुनहले मन भाई। देखिए चंदन, चंचल, च, चितवन, च 2 से अधिक बार आया च, तो क्या हो गया? वृत्तानुप्रास हो गया। क्या हो गया साथियों? वृत्तानुप्रास। अब तीसरे की ओर चलते हैं, तो तीसरा है लाटानुप्रास। क्या है साथियों? लाटानुप्रास। तो किसी पंक्ति में एक शब्द का बार बार आना, अगर शब्द रिपीट हो रहा है बार 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 बार, देखिए 2 बार शब्द रिपीट हो रहा है, छेकानुप्रास हो सकता है आपका। और किसी वर्ण की आवृत्ति अगर 2 से अधिक बार हो रही है तो वह वृत्तानुप्रास होगा। लाटानुप्रास क्या है? जब आपका एक तरीके से वाक्य ही बार बार रिपीट हो, बार बार क्या हो? रिपीट, बार बार रिपीट हो। जैसे आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, तो वाक्य ही रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? वाक्य ही रिपीट हो रहा है, तो आप क्या लगाओगे? लाटानुप्रास लगाओगे। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, तो लाटानुप्रास। देखिए तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके
अर्थ। तो इसका मतलब तेग बहादुर हाँ वे ही थे, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी। तो ये आपका वाक्य ही रिपीट हो रहा है, और जब वाक्य रिपीट हो, शब्द बार 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 रिपीट होता है, तो उसे कहा कहते हैं, क्या कहेंगे? लाटानुप्रास कहेंगे साथियों। क्या कहेंगे? लाटानुप्रास। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास क्या होता है? पंक्ति के अंतिम अक्षरों में समानता हो। जब पंक्ति के अंतिम अक्षरों में समानता होगी तो आपका अंत्यानुप्रास होता है। जैसे यहाँ पर थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन पढ़ लेंगे हम। 14वीं का, चलिए यहाँ पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसको छोड़िए। मांगी नावन केवट आना कहे, तुम्हारा मरम न जाना। तो देखिए आना और जाना क्या हो गए? बार आपकी पंक्ति के अंत में एक ही ध्वनि आ रही है, तो आपका क्या हो गया? एक ही वाक्य, एक ही तरीके से अंतिम अक्षरों में समानता है एक तरीके से, तो उसे क्या बोलेंगे? अंत्यानुप्रास। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है श्रुत्यानुपास। अरे जब पंक्ति में एक ही वर्ग के वर्णों का बार बार आना हो, यानी कि सुनने में अंत में अच्छा लगे, एक जैसा लगे एक तरीके से। जब पंक्ति में एक ही वर्ग के वर्णों का बार बार आना, उदाहरण क्या है? दिनांत था, थे दिन नाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल वाल थे। तो यहाँ क्या होगा? श्रुत्यानुप्रास। यहाँ पर त वर्ग के वर्ण बार बार आ रहे हैं, त थ द ध और न। त थ द ध न, इनका बार बार आना यहाँ श्रुत्यानुप्रास को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आया आपका क्या? यमक अलंकार। और ये कौन सा है? ये आपका किस अलंकार का भाग है? तो शब्दालंकार। शब्दालंकार का पहला पार्ट क्या था? अनुप्रास। दूसरा पार्ट क्या है? यमक। और तीसरा होगा श्लेष। तो अब पढ़ लेते हैं हम यमक अलंकार को। तो हमने अनुप्रास पढ़ा और उसके पांचों भेद पढ़े। अब पढ़ेंगे यमक अलंकार। यहाँ भी यूज़ करेंगे दिमाग का थोड़ा सा, बहुत आसान है भाई, आसान तरीके से कर जाओगे। यमक अलंकार क्या होता है? तो जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो तथा उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ क्या होगा? यमक अलंकार होता है। भाई शब्द क्या हो? 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, लेकिन अर्थ क्या दे? बार बार अलग अलग दे, तो वहाँ क्या होगा? यमक अलंकार होगा। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना पहला शब्द हो गया श्रृंगार, और सजना दूसरा हो गया नायक। तो श्रृंगार करना है मुझे नायक के लिए, ऐसे बोल सकते हैं। पहले सजना का अर्थ हो गया श्रृंगार और दूसरे सजना का अर्थ हो गया नायक। अगर दोनों का अर्थ एक ही होता तो बात अलग होती, लेकिन 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए, लेकिन अर्थ अलग अलग हो। क्या हो साथी? अर्थ अलग अलग हो, वहाँ क्या होता है? वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी और मादकता अधिकाए। अब आगे पढ़ेंगे तो बापाए बोराए जग बा खाए बोरा। लेकिन पहले कनक का शब्द का अर्थ क्या है? सोना, और दूसरे कनक शब्द का अर्थ है धतूरा। क्या है? धतूरा। तो देखिए कनक पहले का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ हो गया धतूरा। तो यहाँ अलग अलग हो गए। कैसे हो गए साथी? अलग अलग हो गए। तो जब 2 बार आए शब्द या 2 से अधिक बार आए, लेकिन हर बार वाक्य में अर्थ अलग अलग दे, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण और भी देखेंगे ताकि समझ में आए। काली घटा का घमंड घटा, यानी कि घटा का मतलब होती हैं घटाएं, और घटा का मतलब होता है कम होना। तो जो घनघोर या काली घटाएं हैं, उनका क्या है? उनका घमंड कम हो गया है, यानी कि बादल अब छटने लगे हैं। नेक्स्ट क्या है? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कहे कवि दैन बैन ब्याल की चतुराई लीनी। तो बैन कवि का नाम है और वैनी क्या है? चोटी है। तो बैन क्या है? एक तो कवि का नाम है और एक कवि की, हाँ, एक बैन का मतलब होता है चोटी। नेक्स्ट देखते हैं। 3 बेर खाती ते 3 बेर खाती है।
तो 3 बेर का मतलब एक बार हो गया बार, और बेर का मतलब हो गया फल। तो 3 फल खाती थी वह 3 बार खाती थी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 3 बार खाती है वो 3 फल खाती है। तो एक बेर का मतलब हो गया बेर यानी कि फल, और एक बेर का मतलब क्या हो गया, एक बेर का मतलब हो गया बार, नंबर ऑफ टाइम्स बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग दे, वहाँ कौन सा अलंकार होगा साथी, तो वहाँ पर अलंकार होता है कौन सा, यमक अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है अपना श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन कन्फ्यूजन अब दूर हो जाएगा। श्लेष अलंकार क्या होता है, जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार, एक ही बार होता है किंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। भाई शब्द तो आएगा एक बार लेकिन अर्थ होंगे अब भिन्न भिन्न। पहले क्या हो रहा था यमक अलंकार में, शब्द भी आएगा अलग, शब्द क्या आएगा एक से अधिक बार आएगा लेकिन अर्थ भी होंगे अलग अलग। लेकिन अब क्या है, शब्द आएगा सिर्फ एक बार लेकिन अर्थ होंगे अलग अलग। तो पंक्ति में सभी अक्षर शब्द अलग अलग हों। जैसे उदाहरण में, चिर जीवहूँ जोर जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को बटिये वृषभान जा बेहल दर के वीर। देखिए थोड़ा सा ध्यान लगाइए इस पे, चिर जीवहूँ जोर जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को बट ये वृषभान जा बेहल दर के वीर। तो इस पंक्ति में अगर बात करें वृषभानुजा की, किसकी बात करें, वृषभानुजा की बात करें, तो वृषभानुजा वृषभान की पुत्री अर्थात राधा। और वृषभानुजा का मतलब क्या होता है, वृषभानुजा का मतलब होता है बैल की जो बहन होती है अर्थात गाय, उसको भी कहते हैं। तो वृषभानुजा हम 2 शब्दों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। पहला वृषभानुजा का मतलब राधा रानी, और दूसरा वृषभानुजा का मतलब गाय माता। बैल की बहन गाय को कहा जाता है, अर्थात गाय को भी क्या कहते हैं हम, वृषभानुजा कहते हैं। तो वृषभानुजा इस वाक्य में एक बार प्रयुक्त हुआ लेकिन अर्थ 2 दे गया। चिरजीवहु जोर जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को बटिये वृषभानुजा बेहल दर के वीर। तो वृषभानुजा का मतलब राधा रानी भी हो गई, और वृषभानुजा का मतलब बैल की बहन गाय माता भी हो गई। तो यहाँ क्या होगा, श्लेष अलंकार एक बार आए लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न दे, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट देख लेते हैं, चाहनहार सुवर्ण के कविजन और सुनार। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर सुवर्ण का मतलब क्या होता है, सुवर्ण का मतलब, सुवर्ण या स्वर्ण का मतलब क्या है, तो स्वर्ण का मतलब अच्छा रंग हो गया और स्वर्ण का मतलब सोना हो गया। तो भैया वर्ण तो एक बार प्रयुक्त हुआ है, सुवर्ण एक बार प्रयुक्त वर्ण का हो लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न दे, क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार होगा साथी। क्या होगा, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्या है, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर अगर लाल की बात करें तो लाल का मतलब एक होता है पुत्र और लाल का दूसरा मतलब होता है रत्न, आभूषण। तो प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, तो लाल के 2 अर्थ हो गए, पुत्र और रत्न। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। जब शब्द एक बार आए लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न दे, उसे कहा कहेंगे श्लेष अलंकार। नेक्स्ट देख लेते हैं, कहाँ उच्च वह शिखर काल का जिस पर अभी विलय था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें काल की, तो काल का मतलब एक समय होता है और काल का दूसरा अर्थ होता है यमराज, काल बराबर यमराज। तो कहाँ उच्च वह शिखर काल का जिस पर अभी विलय था। तो अर्थात काल का एक अर्थ हो गया समय और काल का दूसरा अर्थ हो गया यमराज। नेक्स्ट क्या है साथियों, तो नेक्स्ट है मंगा के देश पट देत बार बार। तो इसका मतलब पट का मतलब वस्त्र और पट का मतलब क्या हो गया, किवाड़ हो गई। तो भाई मंगा के देश पट देत बार बार, पट का मतलब वस्त्र और पट का मतलब किवाड़ हो गई। तो ये आपका एक शब्द के अनेक पुनरावृत्ति हो रही है, अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा, श्लेष अलंकार। अब हमारा क्या हुआ, शब्दालंकार समाप्त हो चुका है जो मेन थे। अब बात आती है अर्थालंकार की। काफ़ी इसमें कम दिख रहा है, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे समझने की।
तो अर्थालंकार को समझ लेते हैं साथियों। अर्थालंकार के भेद कौन से होते हैं? पहला होता है उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा। एक एक करके सीधे पढ़ते जाते हैं, क्लियर है। उपमा अलंकार जहाँ एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाए, इसके 4 अंग होते हैं। देखिए उपमा अलंकार, उपमा अलंकार की क्या होता है? उपमा अलंकार जहाँ एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाए, एक की तुलना दूसरे से की जाए, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति के से की जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान और सामान्य धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाती है उसे बोलते हैं उपमेय। उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाए। भाई जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान होगा, जिसकी तुलना कर रहे हैं वो उपमेय होगा। और सामान्य धर्म क्या होगा? जिससे दोनों व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए। अब इन दोनों को मिलाकर किसी से तुलना कर रहे हैं तो वहाँ सामान्य धर्म होगा। और वाचक शब्द क्या होगा? जिस शब्द का तुलना के लिए उपयोग किया जाए, जैसे सा, सी, से, सरिस, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ क्या होता है? वाचक शब्द होता है। अब इसके उदाहरण से समझते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। क्लियर है भाई? एग्जाम्पल से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल में चलते हैं। ट्रिक क्या है? जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और उसके बाद सासी से आदि ऐसे शब्द लगे हों तो वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। देखिए मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला, तो सा की बात करें तो सा तो क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। भाई सासी से जो शब्द तुलना के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। अब क्या है? मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, हाथी सा टीला। अब हाथी की तुलना की जा रही है टीला से। अब किसकी तुलना की जा रही है? हाथी की। तो जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। तो हाथी क्या हो गया? उपमेय। टीला जिससे तुलना की जा रही है, हाथी की तुलना किससे कर रहे हैं? टीले से कर रहे हैं, अर्थात टीले जिससे तुलना की जाती है उसे बोलते हैं उपमान। और मखमल के झूले पड़े, तो मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, तो मखमल क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सामान्य धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामान्य धर्म हो जाएगा। जिसकी तुलना, जिन दोनों शब्दों की तुलना, व्यक्ति या वस्तु की तुलना जिससे की जाती है वो आपका समान धर्म होता है। यानी कि मखमल क्या हो गया? यहाँ पर समान धर्म हो गया, सामान्य धर्म हो गया। अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? भैया मेरे रूपक अलंकार होगा। क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। सीधा सीधा है कि नहीं? कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट वाला देखिए, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। निकल रही मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, निकल रही मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी। अब यहाँ पर सी शब्द की बात की जाए तो सी क्या होगा? वाचक शब्द होगा। निकल रही मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, जो करुणा है, मर्म वेदना कैसी निकल रही है? करुणा निकल रही मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, तो मर्म वेदना की तुलना की जा रही है तो उपमेय हो गया। करुणा विकल की कहानी सी, तो कहानी से तुलना की जा रही है तो उपमान हो गया। ठीक। और मर्म वेदना सामान्य धर्म हो जाएगा, तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। हरिपद कोमल कमल से, तो अब बस आपको याद करना है कमल से, कमल कोमल कमल से, तो यहाँ पर तुलना की जा रही है, उपमा अलंकार। हाय फूल सी कोमल बच्ची तुई राखती ढेरी, तो यहाँ पर क्या होगा? फूल सी बच्ची, बच्ची की तुलना फूल से की जा रही है, अर्थात उपमा अलंकार होगा। पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं आया तो कोई बात नहीं। पीपल पात सरिस मन डोला, तो यहाँ सरिस शब्द आ गया, इसी से समझ लेंगे। तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। बोलिए साथियों, कोई समस्या? यहाँ थोड़ा आपको कम दिखेगा लेकिन प्रयास करना है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ समानता के कारण उपमेय में संभावना या कल्पना की जाती है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ समानता के कारण उपमेय में संभावना या कल्पना की जाती है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब पंक्ति में मानो मन मनहु जानो जन जनहु आए तो वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ क्या की जाती है? समानता के कारण उपमेय उपमान में
संभावना या कल्पना की जाती है तो वहाँ क्या होता है उत्प्रेक्षा। मानो मनहु, किसी चीज़ को मानने की बात करें, मानो मनहु, जन जानो जनहु, अगर शब्द दिख जाए लगा दो भैया आंख बंद करके उत्प्रेक्षा। देखिए, सिर्फ सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग सा घड़ा, तो मानो शब्द आ गया, सिर तो उसका फट गया, अब कैसा मान लो उसे, अरुण रंग सा घड़ा मान लो। तो भाई यहाँ पर मानने की बात कर रहा है, कल्पना की बात कर रहा है, संभावना की बात कर रहा है, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा उत्प्रेक्ष अलंकार। मुख मानो चंद्रमा सा, मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। मुख मानो चंद्रमा है, अरे मुख चंद्रमा तो हो नहीं सकता, लेकिन हाँ हम कल्पना तो कर सकते हैं, हम संभावना तो कर सकते हैं इसकी, तो ये क्या हो जाएगा मानो शब्द के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। अब देखिए, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। भाई मेरे हवा के वेग से और सोता हुआ सागर जग जाए, आप कल्पना कर रहे हो, मान रहे हो, संभावना है, तो यहाँ क्या होगा आपका उत्प्रेक्ष अलंकार। नेक्स्ट क्या है, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्व मानो हो गए पंकज नए। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्व मानो हो गए पंकज नए। तो मानो शब्द आया है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए पंकज नए हो गए हिम के कणों से, तो हिम के कणों से पंकज नए हो गए, तो इसकी तुलना की जा रही है, मानने की बात, कल्पना की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा आपका उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों उत्प्रेक्षा, उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा में अंतर की। चलिए तो पहले रूपक अलंकार पढ़ लेते हैं। रूपक अलंकार क्या है, रूपक अलंकार जहाँ किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तु में इतनी समानता हो कि अंतर करना ही मुश्किल हो जाए, अर्थात उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले। उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है, उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है। अब जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, वो उन दोनों में अंतर करना मुश्किल हो, तो वहाँ क्या हो जाएगा, तो वहाँ मेरे साथी क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। अब ट्रिक क्या है, जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए और उसके पीछे सासी से ना आए, समझ जाओगे वहाँ रूपक होगा। उदाहरण के लिए, ये रेशमी सी जुल्फें, ये सरवती सी आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। तो रेशमी जुल्फें, तो यहाँ योजक चिन्ह आया बीच में, ठीक, लेकिन सासी से शब्द ना आया। सरवती आंखें, सासी से शब्द नहीं आया। रेशमी और जुल्फें, दोनों में अंतर करना मुश्किल है। सरवती आंखें, दोनों में अंतर करना मुश्किल है। अर्थात कौन सा अलंकार होगा भैया, रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल से समझिए। नेक्स्ट क्या है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। देखिए चंद्र और खिलौना, चंद्र खिलौना मतलब चांद जैसा खिलौना, अर्थात न तो चांद और खिलौना, यहाँ दोनों की तुलना की जा रही है एक ही तरीके से। अर्थात मान लो कि चंद्रमा उस बच्चे के लिए क्या है, चंद्रमा और खिलौना एक जैसे हैं। वह वहाँ कल्पना कर रहा है, लेकिन उस कल्पना में अंतर नहीं कर पा रहा है। अच्छा, अर्थात मैया में तो चंद्र खिलौना ले हों, यानी कि चंद्र के बाद योजक चिन्ह तो आया, लेकिन सासी से नहीं आया। अर्थात कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा मेरे साथी। नेक्स्ट क्या है, वन सारदी चंद्र का चादर ओढ़े। देखिए चंद्र का और चादर, योजक चिन्ह आया बीच में, लेकिन सासी से शब्द नहीं आया। अर्थात चंद्र का और चादर दोनों क्या है, एक तरीके से अंतर करना मुश्किल हो पा रहा है उपमेय और उपमान में। नेक्स्ट क्या है, राम नाम मण दीप धरे जी हदे हरिद्वार। तो यहाँ मण दीप, और मणि और दीप, जैसे दीप जलता है अंधेरे में, वैसे ही मणि क्या होती है, प्रज्वलित, यानी कि अपना प्रकाश उत्पन्न करती है। अर्थात मणि में और दीप में दूर से देखें तो कोई अर्थ देखने
क्या है, दोनों में कोई भी अंतर देखने को नहीं मिला है। राम नाम मण दीप दरे जिह देहरी द्वार, तो दोनों में क्या है, कोई अर्थ देखने को अंतर नहीं मिल रहा है। उपमेय और उपमान में अंतर करना मुश्किल हो रहा है, अर्थात तो रूपक अलंकार होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब राम की तुलना रतन से की जाए, देखिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अर्थात राम के बाद योजक चिन्ह तो आया, अर्थात उन दोनों के बाद राम के बाद योजक चिन्ह के बाद सासी से सरिस वर्ण नहीं आया, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। राम में और रतन में कोई भी यहाँ पर अंतर करना मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट है चरण कमल वंद हरि गाई। क्या है, चरण कमल वंद हरि राई, तो चरण में और कमल में अंतर करना मुश्किल हो रहा है। चरण के बाद योजक चिन्ह आया, लेकिन क्या हो रहा है, सासी से सरिस वर्ण नहीं आया। मैं वले पंत अंगार हूँ, तो यहाँ भी यही हो रहा है, सेम टू सेम, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, रूपक अलंकार। अब थोड़ा सा समझते हैं उपमा क्या होता है। दो चीज़ों की तुलना करना उपमा कहलाएगा, यही तो है। नयन मृग नयन सरिस सुंदर है, तो नयन और मृग नयन सरिस सरिस वर्ड आया, सुंदर है, तो दोनों की तुलना कर रहा है। नयन मृग नयन सरिस सुंदर है, यानी कि नयन मृग नयन के तरीके से सुंदर है। नयन उपमेय हो जाएगा, मृग नयन उपमान हो जाएगा। उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही है। सरिस आपका क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा, और क्या है, सुंदर है। सुंदर कैसा हो जाएगा, समान धर्म हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। क्लियर। पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ भी सेम टू सेम यही, रूपक में दो चीज़ों को एक कर देना, अर्थात उनमें कोई अंतर ना कर पाना, कल्पना ना कर पाना, उनकी कल्पना यानी संभावना को एक ही कर देना, दोनों में अंतर ना कर पाना, क्या कहलाएगा आपका रूपक। जैसे मृग नयनों की सुंदरता का क्या कहना, पीपर पात हुआ मन डोला, तो यहाँ थोड़ा सा इसको देखेंगे। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा क्या होता है साथी, दो चीज़ों के समान होने की कल्पना करना क्या कहलाएगा, उत्प्रेक्षा। सुंदर नयन मानो मृग नयन हो, तो जो सुंदर नयन है उनको मान लो कि मृग नयन है, अर्थात जन जानो जनहु मन मानो मनहु वर्ण आ जाए, लगा दो उत्प्रेक्षा, तो मन वर्ण के कारण आप क्या लगाओगे, उत्प्रेक्षा अलंकार लगाओगे। बोलिए किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई समस्या हो तो बताइए भाई। क्लियर। आप लोगों में से बहुत से तो ऐसे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए भाई, ऐसा क्यों करते हो। नेक्स्ट है फोर्थ, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर गुणगान किया जाए, वर्णन किया जाए, उसे क्या बोलेंगे, अतिशयोक्ति बोलते हैं। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखिए। चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। तो यहाँ कैसी तुलना की जा रही है, चांदी जैसा रंग है, अरे भैया चांदी के जैसा रंग हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, लेकिन फेंको। तेरा सोने जैसे बाल, सोने जैसे बाल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बस बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है। एक तू ही धनवान, एक ही धनवान हो सकता है, संसार में तो बहुत सारे धनवान हो सकते हैं। गोरी बाकी सब कंगाल, बाकी सब कंगाल हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, अर्थात बढ़ा चढ़ा कर बात कही जा रही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। मतलब आगे नदी बड़ी अपार है और घोड़े को पार करना है, राणा ने सोच लिया और चेतक पार भी कर गया। भाई सोचने से कोई पार कर जाए नदी को, तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से गप्प मारना बोलते हैं हमारे गांव की भाषा में, यानी कि क्या बोलेंगे, बढ़ा चढ़ा कर अतिशयोक्ति अलंकार। भैया यहाँ क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। लहरें व्योम चूमती उठती, व्योम का मतलब होता है नभ अंबर आकाश, और जब आकाश, क्या लहरें कभी आकाश को चूम सकती हैं, नहीं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बढ़ा चढ़ाकर बात कही जा रही है, यानी कि आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पर जो अलंकार होगा वो आपका होगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्या है, हनुमान की पूंछ में आग लग न पाई, आग
लंका सारी जल गई, निशाचर गए भाग। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गए निशाचर भाग। जब हनुमान जी की पूंछ में आग ही नहीं लग पाई तो लंका कैसे जल गई और निशाचर भाग भी गए। भाई ना लगी आग और जल गई लंका, अर्थात झूठ यानी कि बड़ा चढ़ाकर बात गप मारी जा रही है, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट क्या है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। अब साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। भाई क्या हो रहा है, एक तरीके से बात को बड़ा चढ़ा के बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, अर्थात ये अतिशयोक्ति अलंकार होगा। बोले किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो तो। चलिए भाई क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो पांचवा हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाद देखेंगे विभावना अलंकार, छठवां हो गया। तो छठवां क्या है, विभावना अलंकार। जहां कारण के अभाव में कार्य हो रहा हो वहां विभावना अलंकार होता है। तो लगाइए भाई क्या होगा, विभावना अलंकार। जहां कारण के अभाव में कार्य हो रहा हो वहां विभावना अलंकार। अर्थात उदाहरण से समझेंगे, विनु पग चले सुने विनु काना, करे बिनु कर्म करे विधु नाना। तो यहाँ क्या है, कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, ना तो काना के पग है और न ही वो सुन रहे हैं। कर बिनु कर्म करे विधु नाना, तो यानी कि क्या है, फिर भी वो कर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से कारण का अभाव भी दिखाया जा रहा है लेकिन कार्य भी हो रहा है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु चले ना तो चलते हुए ना सुनते हुए बिना पग के, लेकिन कर्म फिर भी हो रहा है। कर बिनु कर्म करे विधु नाना, लेकिन काम फिर भी हो रहा है। अर्थात कौन सा अलंकार होगा, यहाँ होगा विभावना अलंकार। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार क्या होता है, जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो। जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी क्या हो, विरोध का आभास हो, वहां क्या होगा, विरोध नहीं हो रहा है लेकिन आभास हो रहा है कि विरोध कर रहा है, अर्थात विरोधाभास अलंकार। अब यहाँ एग्जाम्पल से समझिए, या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अब देखिए वास्तविक विरोध नहीं हो रहा है, या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, तो कोई बात नहीं। ज्यों ज्यों बड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, तो यहाँ विरोध हो भी नहीं रहा है लेकिन फिर भी विरोध का आभास हो रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल पूरा नहीं है। नेक्स्ट है साथियों मानवीकरण अलंकार। इसको समझिए, मानवीकरण अलंकार, मानव जैसा मान लिया जाए, अर्थात मानव तो नहीं है, यानी कि निर्जीव वस्तुओं में मानवीय गुणों को संबोधित क्रियाकलापों का वर्णन ही निर्जीव जीवों के मानवीय गुणों को निर्जीव जीवों को मानव की तरह मानना ही आपकी मानवीकरण अलंकार कहलाएगा। अर्थात उदाहरण समझिए, सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा। भाई मेरे सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा, सूरज से चांद जलने लगा, ठीक है भाई। आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, आसमां पिघलने लगा, आहा, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। अरे गाना तो सुना होगा, सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। तो क्या होगा यहाँ पर, तो साथियों यहाँ पर होगा, देखिए मैं तो ठहरा रहा लेकिन क्या है, जमी चलने लगी। अर्थात क्या हो रहा है, अर्थात यहाँ मानवीकरण अलंकार हो रहा है, जमीन को चलाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन क्या है, जमी चलने लगी। अर्थात मानवीकरण अलंकार, निर्जीव को सजीवी की तरह दिखाया। अब यहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब एक बात बताओ, फूल हंसे
क्या फूल हंस के तुम्हें दिखते हैं? खिलते जरूर हैं फूल, लेकिन हंसता कौन है? हंसता तो मानव ही है, हंसता तो सजीव ही है, लेकिन फूल कैसे हैं? निर्जीव। फूल हंसे कलियां मुस्काई, और कलियां क्या कर रही हैं? मुस्का रही हैं, अर्थात कलियों का मुस्काना, निर्जीव है कलियां लेकिन फिर भी मुस्का रही हैं, अर्थात निर्जीव को सजीव की तरह निर्जीव वस्तुओं में मानवीय गुणों को दिखाया जा रहा है, अर्थात वहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। नेक्स्ट, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। अब बताइए, सागर की जो सतह हो रही है, उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। क्या लहरें मधुर गान कर सकती हैं? अरे भाई, समुद्र में चले जाइए, लहरें चल रही होंगी, नदी में चले जाइए, लहरें चल रही होंगी, आवाज़ जरूर आ रही होगी। क्या वो मधुर गान हो रहा होगा? ना जी ना, लेकिन मान रहे हो, अर्थात वहाँ पर निर्जीव हैं लहरों का वो संगीत, लेकिन फिर भी क्या है, हम सजीव की तरह मान रहे हैं, अर्थात क्या होगा आपका? कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार, मानव की तरह माना जा रहा है। नेक्स्ट क्या है? बीत विभावरी जागरी, अंबर पनवट में डुबा रही, तारा घट उषा नागरी। बीत विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार होगा। मेघ आस वन ठनके संवर के, अरे भाई मेघ हैं, कोई आस बन ठन के आएंगे, ना जी ना बन ठन के। तो यहाँ क्या है? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है संदेह अलंकार, जहाँ उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे तथा निश्चय न हो सके, वहाँ क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। यहाँ उपमेय के लिए उपमानों में संदेह बना रहे तथा निश्चय न हो सके, क्या होगा साथियों? संदेह अलंकार होगा। उदाहरण के लिए समझिए, सारी विच नारी है, किनारी विच सारी है, सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। तो देखिए, संदेह हो रहा है, आप भी संदेह में पड़ गए होंगे। दोबारा से बोलता हूं मैं, सारी विच नारी है, किनारी विच सारी है, सारी ही किनारी है, किनारी विच सारी है। फिर से कंफ्यूज हो गए। तो सारी बीच नारी है और नारी बीच सारी है और सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। तो कन्फ्यूजन, संदेह की अवस्था आती है, तो संदेह अलंकार होगा। नग जुगनू या तारे, बुझ न पाए हारे। तो नग जुगनू या तारे, बुझ न पाए हारे, क्या होगा? संदेह अलंकार होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। तो नेक्स्ट है, भूखे नर को भूल कर हर को देते भोग, पाप हुआ या पुष्प यह करूं हर्ष या शोक। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? संदेह अलंकार। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। तो यहाँ ख्वाब हो या हकीकत हो, पता ही नहीं चल रहा है, संदेह हो रहा है। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा कसम लाजवाब हो। तो यह क्या है? यहाँ भी कन्फ्यूजन की बात की जा रही है। चांद हो या आफताब हो, दोनों में अंतर करना मुश्किल हो रहा है, अर्थात यहाँ भी क्या है? कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका संदेह अलंकार हो जाएगा। तो साथियों, खेल खेल में पता ही नहीं चला, मात्र 44 मिनट की वीडियो में, और हमने क्या समाप्त कर दिया साथियों? अलंकार समाप्त कर दिया। अब तो आपको लग गया होगा कि हाँ जी हाँ, इस क्लास को लिया कंप्लीट कर, अलंकार ख़त्म हो जाएगा। अलंकार की सारी ट्रिक बताई हैं, अलंकार के सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, और हाँ, अलंकार ख़त्म कर दिया है जड़ से। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में जाओगे और अलंकार की ये क्लास लेकर जाओगे, मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, आप अलंकार फतेह करके आओगे, आप अलंकार को समाप्त करके आओगे। और 2 से 3 नंबर का जो अलंकार आता है, चाहे वो आपके CTET में हो, 1-2 क्वेश्चन आता है कभी कभी, चाहे आपका UP टेट में आए, MP टेट में आए, राजस्थान टेट में आए, DSSB में आए, KVS में आए, NBS में आए, लेखपाल में आए, कांस्टेबल में आए, या आप किसी भी एग्ज़ाम में आए, पेट में आए, तो आप यहाँ से फतेह करके जाओगे। तो अलंकार की ये क्लास अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।